हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ नफ़रत से बंधा हुआ प्यार का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। उसके बाद वह दोनों कितनी बार भिड़े और हर बार दोनों एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते थे। सविता प्रजापति एक खूनी तूफान की तरह थी जो सिर्फ देव के सामने ही दुगुनी ताकत से हमला करती थी, उसे बर्बाद करने के लिए। सिंघम के कुछ लोग उसकी ओर से नाराज हो गए थे और केवल उसे निशाना बनाकर हमले की योजना बनाना चाहते थे, लेकिन देव ने उन्हें रोक दिया था। सविता प्रजापति शायद सबसे चालाक, हिंसक और खतरनाक लड़की थी, जैसा कि सिंघम के लोगों का भी मानना था, लेकिन वह उसकी शिकार थी। तो वही खुद अपनी बेइज्जती और जो सविता ने देव के साथ बुरा बुरा किया था उसका बदला लेगा। देव ने अपने आप को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली और अपने दिमाग से यह सब बातें निकालने की कोशिश करने लगा। उसने अपने मन को बार बार यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह सविता प्रजापति उसकी दुश्मन ही नहीं, अब तो प्रोजेक्ट में भी उसके साथ है। अपने आप को समझाते समझाते उसको कई बार गहरी सांस लेनी पड़ी। अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए देव जानता था आने वाले कुछ महीने उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि सविता के साथ साथ काम करना आसान नहीं था। उसके लिए सविता के सामने अपने गुस्से को काबू में रखकर काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसको देखते ही उसका गुस्सा फूट पड़ता था। सविता ध्यान से ध्रुव को डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए सुन रही थी। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, उसने कहा जब ध्रुव ने डॉक्यूमेंट पढ़ना खत्म किया। इसमें एक और बात ऐड कर दो कि जब भी प्रजापति बिजी रहेंगे उनके स्थानीय मेलों और उत्सवों में, तब उस समय सिंघम ज़्यादा लोगों से काम करवा सकता है ताकि काम ना रुके, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं जब सिंघम बिजी होते हैं उनके उत्सवों में। ध्रुव ने सर हिलाकर हाँ कहा और दिए गए कैलेंडर में डेट मार्क कर दी, जबकि देव ने कहा था यह डॉक्यूमेंट इतना ज़रूरी नहीं है और इस पर साइन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी सविता ने इस पर साइन कर दिए। इसकी एक कॉपी करो और देव सिंघम को जाकर दे दो। इसके बाद जिस नए मैनेजर को हमने अभी रखा है उससे कहो कि हमें 1 घंटे में आकर मिले। श्योर मैडम। ध्रुव ने उन डॉक्यूमेंट की कॉपी ली फोटोकॉपी मशीन से जो उसके ऑफिस में ही था और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर चला गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ध्रुव के जाने के बाद सविता ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी की सीट में सर पीछे टिकाकर बैठ गई। वह एकटक उन कागजों को ही देख रही थी जो अभी ध्रुव ने कॉपी करने के बाद वहाँ टेबल पर रखे थे। हमेशा की तरह उनको देखने का कोई फ़ायदा नहीं था, उसे सिर्फ काली लकीरें ही दिख रही थी। उसने बहुत ही मुश्किल से उन डॉक्यूमेंट के पहले 2 शब्द पढ़े, उसके बाद आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई और हार मानकर बैठ गई। आखिर सही ही तो कहा था देव, वह सच में अनपढ़ ही तो है। भले ही उसने बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया था देव के साथ, लेकिन उसके लिए अनपढ़ कहलाना किसी बेइज्जती और गाली जैसा था। इससे बड़ी बेइज्जती और कोई नहीं थी सविता के लिए। जब वह बड़ी हुई तो उसे अपने लिए मंद बुद्धि, अनपढ़ गंवार, धीमी गति से काम करने और बेवकूफ़ जैसे शब्दों को सुनना पड़ता था। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने अपनी बुद्धि को कई अन्य रूपों में प्रदर्शित किया, क्योंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है। इसलिए सबको लगता था कि वह दिमागी तौर पर विकलांग है। बचपन में उसने बहुत पिटाई खाई थी और उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया जाता था अपने ट्यूटर से, जो उसकी बुआ उसे पढ़ाने के लिए रखती थी। जब भी ट्यूटर को निकाला जाता था क्योंकि वह सविता को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाता था, तो अगली बार और भी ज़्यादा क्रूर ट्यूटर को रखा जाता था सविता को पढ़ाने के लिए, जो उस पर पहले वाले से भी ज़्यादा अत्याचार करता। वह उसे बहुत मारते थे, उसे भूखा रखते थे, यह कहकर कि इसकी जिद को तोड़ने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह बहुत आलसी हो गई है, मेहनत नहीं करना चाहती। उन लोगों को तो कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जब आखिरकार एक दिन डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और बताया उसके पढ़ने लिखने में अकुशलता का कारण डिस्प्लेकेसिया एक विकार है, जिसमें शब्द 2 अक्षरों और अन्य प्रतीकों को पढ़ने का व्याख्या करने में कठिनाई होती है, लेकिन सामान्य बुद्धि को यह प्रभावित नहीं करता है। उसके मामले में यह एक आनुवांशिक विकार था। कोई बात नहीं बच्चे,
हमें पढ़ने लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, इसके लिए हमारे लोग हैं ही, उसके पापा हर्षवर्धन प्रजापति ने कहा, जो खुद भी इसी परेशानी से जूझ रहे थे। लेकिन उनके समय के दौरान उन्होंने इसका ठीक से उपाय करने के बजाय उन्होंने अपने आप को नहीं पढ़ने और लिखने के लिए तैयार कर लिया था, क्योंकि उनकी मर्दानगी इसके आगे आ गई थी। पिछले समाज के मर्दों के तौहीन के खिलाफ होता अगर सबको पता चल जाता कि वह पढ़ाई लिखाई नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उससे दूरी बना ली। उनके भाई यशवंत प्रजापति ने तो अपनी आगे की पढ़ाई लंदन से की थी और वही एक लड़की से शादी करके वही बस गए थे। एक बार जो वह गए फिर कभी वापस नहीं आए, इसलिए मजबूरन हर्षवर्धन प्रजापति को कम उम्र में ही स्कूल छोड़ना पड़ा और जीवन भर यही रह गए, जब तक कि उन्हें मारा यानी कत्ल नहीं कर दिया गया, एक हत्यारे के रूप में। लाख कोशिशों के बाद भी सविता जानती थी कि वह अपने पिता के नक्शे कदम पर ही चल रही है। क्या मेरा अंत भी ऐसा ही होगा? क्या मैं भी एक दिन खूनी हत्यारा कहलाकर सड़क पर गोली मारकर कुत्ते की तरफ फेंक दी जाऊंगी? मैं तो कभी ऐसी जिंदगी नहीं चुनी थी। मुझे इस दलदल में जबरदस्ती धकेला गया है, वह भी उस देव सिंघम की वजह से। 7 साल पहले जब सिंघम कॉटेज से सविता को पकड़ा गया था तो उसे वापस प्रजापति मेंशन ले जाया गया था। 2 आदमियों ने उसे उसकी बुआ यानी पिता की बहन के कमरे की बालकनी के सामने वाले आंगन में पकड़ रखा था। सविता लगातार बेबसी से रोई जा रही थी। उसकी सिसकियों की आवाज़ सुनकर भीड़ इकट्ठा होने लगी। उसने तो सोचा था कि वह और राघव यहाँ से भागने में कामयाब हो जाएंगे। वह शहर जाकर वहाँ अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मारपीट ना हो, जहाँ कोई किसी को नीचा नहीं दिखाती हो, जहाँ अपनी नाक ऊंची रखने के लिए किसी की ना जान लेता हो। उसने तो सोचा था कि वह वहाँ से भागने में कामयाब हो जाएगी। सारी जिंदगी एक कातिल की बेटी कहलाने से तो अच्छा है कि भाग ही जाए। एक खूनी कातिल की बेटी कहलाते कहलाते कहीं वह खुद ही नहीं इस जिंदगी में ढल जाए। यही सब सोचते हुए बस इन सब से दूर, बहुत दूर जाना चाहती थी। नीलांबरी आ रही है, भीड़ में से ही किसी ने चिल्लाकर कहा। जैसे ही उसे बालकनी में आने के लिए उस बड़े से दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई, चारों तरफ शोर होने लगा। सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। जैसे ही नीलांबरी बाहर आई, वह सबकी तरफ देखने लगी। उसे पास लाओ, उन्होंने गुस्से भरी कड़क आवाज़ में कहा। सविता को बालकनी के पास लाया गया, जहाँ नीलांबरी खड़ी थी। सविता सर झुकाकर सुबक रही थी। तभी एक आदमी ने नीलांबरी के इशारे पर सविता के पीछे से बाल कसकर पकड़ लिया और उसके बालों को पीछे की तरफ खींचने लगा ताकि सविता अपना सर उठा सके। वह उसके सर को पीछे की तरह तब तक खींचता रहा जब तक सविता और नीलांबरी की नज़रें आपस में नहीं टकरा जाती। सविता को अपनी बुआ धुंधली सी नजर आ रही थी। रो रो कर उसकी आंखों में आंसू इकट्ठा हो रहे थे। आखिर तुमने साबित कर ही दिया कि तुम एक वैश्या की बेटी हो, नीलांबरी ने गरजते हुए कहा। लेकिन अफसोस इस बात का भी है कि तुम्हारे रगों में एक प्रजापति का खून भी दौड़ रहा है और मैंने अपने भाई से वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। सविता चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे तो आदत पड़ चुकी थी यह सब सुनने की। बचपन से ही यही ताने तो वह सुनती आ रही है कि वह एक वैश्या की बेटी है। भाई को किया वादा। सविता जानती थी कि उसकी बुआ को बिल्कुल नहीं पसंद कि वह वहाँ प्रजापति मेंशन में रहे। जब जन्म देते वक्त उसकी माँ का निधन हो गया था, तब उसके पिता हर्षवर्धन प्रजापति ने उस नवजात को घर ले आए थे और जब हर्षवर्धन को भी मार दिया गया था, तब से वह उसकी बुआ की जिम्मेदारी बन गई थी। सविता को समझ नहीं आ रहा था कि जब उसकी बुआ उससे इतनी नफरत करती तो क्यों उसे जाने नहीं देती यहाँ से। उसे इतनी कठोर जैसी जिंदगी में जबरदस्ती कैद करके रखा है। उस लड़के को भूल जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, नीलांबरी ने फैसला सुनाते हुए कहा, और इस मेंशन में भी तुम्हें पूरी जिंदगी रहने दूंगी। सविता ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे तो जवाब सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह जानती थी उसे क्या कहना है। उसने बस ठान लिया था यहाँ से जाना ही है। नीलांबरी की आंखें हैरानी से फैल गई। उसकी आंखों में गुस्सा छलकने लगा। सविता के पागलपन को सुनकर वह बालकनी में ही रेलिंग के और नज़दीक आकर खड़ी हो गई और अभी भी सविता को ही देख रही थी। तुम बचपन से ही जिद्दी हो, लेकिन तुम्हें लाइन पर कैसे लाना है मैं यह अच्छे तरीके से जानती हूँ।
उसने उस आदमी की तरफ देखा जो सविता को पकड़े हुए था और उसे कहा, इसे यहाँ बांध दो और उस लड़के को ले जाओ और दूसरी तरफ बांध दो। इतना सुनते ही उस आदमी ने तुरंत सविता को खींचना शुरू कर दिया और ले जाकर पेड़ से बांध दिया। सविता ने भी कोई कोशिश नहीं की विरोध करने की, क्योंकि वह जानती थी इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसे तब तक मारते रहो जब तक मैं ना कहूँ रुकने के लिए। जैसे ही सविता ने अपनी बुआ को आदेश देते हुए सुना, उसने महसूस किया कि तार उसके पीठ पर पड़ने लगे हैं। वह दर्द से अपने नाखून को पेड़ की खाल पर गरा रही थी, अपने रोने की आवाज को दबाने के लिए। उसे तेज मारो, अगर तुम ढीले पड़े तो तुम्हें भी कोड़े की मार सहनी होगी, नीलांबरी ने उस आदमी को धमकाते हुए कहा जो सविता पर कोड़े बरसा रहा था। सविता दर्द सहते हुए चुपचाप मार बर्दाश्त करती रही। उसकी आंखें बंद होने लगी, वह लगभग बेहोश हो चुकी थी। वह आंखें बंद करके अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचने लगी। जब यह सब खत्म होगा फिर मैं राघव के साथ भागने की कोशिश करूंगी और इस बार किसी के हाथ नहीं आऊंगी। राघव प्रजापति मेंशन में काम करने वाले हेड कुक का बेटा था, जिसे सविता की तरह ही खाना बनाना बहुत पसंद था। सविता और राघव दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और दोनों ही यहाँ से भाग जाना चाहते थे, कहीं दूर सुरक्षित जगह जहाँ अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। सविता राघव के साथ भागने का प्लान याद करने लगी जो उसने बनाया हुआ था। वह दोनों यहाँ से दूर जाने के बाद एक नई दुनिया बसाएंगे, जहाँ उनका एक छोटा सा घर होगा और अपने घर के पास ही चाय की एक छोटी सी दुकान खोलेंगे, जहाँ हल्का फुल्का स्नैक्स और चाय बेचेंगे। क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता है, लेकिन खाना तो बनाना आता ही है, उतना काफ़ी है। बचपन में काफ़ी समय वह किचन में बिताती थी, जहाँ उसने कई तरह के खाना बनाना सीख लिए थे। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। जो भी उसके हाथ का बना खाना खाता था वह बस एक ही बात कहता था, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। यही वजह थी, उसे पूरा विश्वास था कि वह उसका प्लान काम करेगा और जितने भी पैसे वह कमाएगी राघव के साथ एक अच्छी जिंदगी की शुरुआत तो कर ही लेगी, कम से कम एक छोटा सा घर तो बना ही लेगी। सविता कब से अपने ख्यालों में खोई हुई थी। उसे एहसास तब हुआ जब चाबुक की मार का दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया। धीरे धीरे दर्द से कराहने लगी और बेहोश हो गई। जब सविता की आंखें खुली तो सूरज की चमकदार रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी। उसे पता ही नहीं था कि कब से वह वहां पेड़ पर बंधी हुई है और कब तक वह ऐसे ही बेहोश रही। उसके होठ गर्मी से सूखने लगे। उसके होठ इतने सूख गए थे कि अगर जरा सा भी वह अपने होठ को हिलाती तो वह फट जाते। उसे पानी चाहिए था, बहुत प्यास लगी थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मांगने की और ना ही उसने कोशिश की। उसे लगता था कि अगर उसने पानी मांगा तो उसके बदले उसे अपनी हार माननी पड़ेगी, तभी पानी मिलेगा, वरना नहीं। कुछ ही देर में उसकी बुआ तक भी यह खबर पहुंच गई थी कि सविता को होश आ गया है। सविता को फिर उसकी बुआ के पास ले जाया गया और उसकी बुआ ने फिर से वही सवाल किया, मुझसे वादा करो कि तुम उस लड़के को छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें हमेशा यहाँ अपने पास रहने दूंगी। सविता अब तक बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। फिर भी कोशिश करते हुए बस इतना ही वह कह पाई, नहीं। फिर तो यह सिलसिला 3 दिन तक चलता रहा। 3 दिन तक उसे भूखे प्यासे रखकर बस मारते रहे, पर फिर भी सविता ने हार नहीं मानी। चौथे दिन जब सविता को होश आया तो उसने अपने आप को अपने कमरे में अपने बेड पर उल्टा लेटा, यानी मुंह के बल लेटा हुआ पाया। उसे अपनी पीठ पर बस आग की तरह जलती हुई महसूस हो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर दवाई लगा रहा है, जिससे उसे ठंडक का एहसास हो रहा था। उफ, क्या कर दिया है उन्होंने तुम्हारे साथ? किसी जानी पहचानी आवाज़ पड़ी सविता के कान में। वह औरत उसकी माँ की बहन थी, जो प्रजापति राज्य में एक वैद्य और दाई का काम करती थी। वह वही थी जिसने उसकी माँ की डिलीवरी कराई थी। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गई हो, उसने खींचकर कहा, और जिद्दी भी। हालांकि शैल जानती थी कि हर्षवर्धन किसी और से प्यार करता है और उससे कभी शादी नहीं करेगा, फिर भी उसने उसे और अपने प्यार को कभी नहीं छोड़ा था। उसने समाज की बनाई हुई मर्यादा को तोड़कर हर्षवर्धन से संबंध बनाए रखा था। सविता ने कोई जवाब नहीं दिया। वह उस वक्त अपने शरीर पर इतना दर्द महसूस कर रही थी कि ना ही उसका बोलने का मन था, ना ही हिम्मत थी। कुछ ही देर बाद किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। क्या इसे होश आ गया?
मैडम ने इन्हें बुलाने भेजा है। सविता ने एक आदमी की कड़क आवाज़ सुनी। यह अभी नहीं आ सकती तुम्हारे साथ। यह अभी बहुत कमज़ोर है, कितनी चोट भी लगी है इसे। सविता की मौसी ने जवाब दिया। मैडम ने कहा है इन्हें मैं लेकर जाऊं। अगर इन्हें होश आ गया है तो हम उनकी आज्ञा को नहीं टाल सकते। आगे से हटो। सविता ने महसूस किया कि किसी ने उसकी बाजू को पकड़ा हुआ है और घसीटकर बेड से नीचे उतार दिया। वह इतनी कमज़ोर थी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उन आदमियों ने उसे ठीक से पकड़ा और सीढ़ियां चढ़ते हुए नीलांबरी के कमरे के बाहर छोड़ दिया। उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया और वह घुटने के बल गिर पड़ी। नीलांबरी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और सविता उसके कमरे के बाहर अधमरी सी हालत में बैठी हुई थी। उसको लेकर आने वाले वह दो आदमी भी वही उसके पास खड़े थे। सविता जानती थी क्यों उसे यहाँ छोड़ा है और अब उसकी बुआ के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। बचपन से ही उसे उसकी बुआ के कमरे में आने की अनुमति नहीं थी। उसकी बुआ जाति धर्म में बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी, क्योंकि सविता की माँ एक छोटी जाति की थी। इसलिए नीलांबरी की नज़र में सविता और उसकी माँ की औकात उसकी नौकरानियों से भी कम थी। सिर्फ ऊंची जाति की नौकरानियों को ही इजाज़त थी कि उसके कमरे की साफ सफाई करे और उसका खाना और बाकी का सामान रखने ले जाने उसके कमरे में घुसे। तभी किसी ने नीलांबरी के कमरे के अंदर ही दरवाजे के पास एक बड़ी सी कुर्सी रख दी और फिर कुछ समय बाद नीलांबरी अंदर से आकर उस पर बैठ गई। सविता बहुत ही गौर से देख रही थी। बहुत मशक्कत करने के बाद भी सविता अपनी आंखों को लगातार खोल नहीं पा रही थी। क्या अब तुम उसे छोड़ दोगी? नीलांबरी ने आराम से पूछा। सविता ने अपनी अधूरी आंखों से अपनी बुआ की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाते हुए जवाब दिया, नहीं। सविता को लग रहा था कि अब उसकी बुआ उसकी बात सुनकर फिर गुस्सा होगी, लेकिन वह तो हल्का सा हंस रही थी। मुझे तुम पर गर्व है मेरी प्यारी बच्ची। आज तूने साबित कर दिया है कि तुम सच में एक प्रजापति हो। हम कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं है। सविता ने कुछ नहीं कहा। वह बस एकटक अपनी बुआ की तरफ देख रही थी। वह बस पूछना चाहती थी कि उन्होंने राघव के साथ क्या किया है, लेकिन उसकी जुबान और आंखें साथ नहीं दे रही थी। उसके अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी कि वह कुछ बोल सके। लोहे की तरह सख्त इच्छा और धैर्य है तुम्हारे पास। तुम बड़ी चीजों के लिए बनी हो। तुम्हारे अंदर सच्चे प्रजापति का खून है। तुम राज्य करने के लिए बनी हो। सदियों से हमारे घर की औरतें राज करती है। अब से और अभी से मैं खुद तुम्हें इस योग्य बनाऊंगी। सविता ने बेहोशी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए। उसकी बुआ नीलांबरी उसे गौर से देख रही थी, क्योंकि तुम्हें उस लड़के के साथ अपनी जिंदगी बितानी है। वह जिंदगी जिसमें पैसों की किल्लत, दुख और बेचारगी की जिंदगी होगी, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तुम एक झोपड़ी ही खरीद पाओगी। हाँ, मुझे ऐसी ही जिंदगी चाहिए। यहाँ से तो बेहतर ही होगी, सविता ने झट से जवाब दिया। नीलांबरी उसकी बात सुनकर चुप हो गई। फिर अपना सिर झटक कर उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जियो, और मैं ज़रूर तुम्हें आज़ाद कर दूंगी अगर मुझे यह यकीन हो जाए कि तुम और राघव एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे। मैं उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। सविता ने कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन वह तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना चाहता है। सविता ने अपना सिर ऊपर करके नीलांबरी की ओर देखा और कहा, क्या वह मेरा साथ नहीं चाहता? प्लीज हमें जाने दो ताकि हम एक हो सके। इसके बदले मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी, पैसे, सब कुछ आपको देने को तैयार हूँ। बस हमें जाने दो। नीलांबरी चुप थी। वह कुछ सोचने लगी। मैं जानती हूँ जो तुम उस लड़के के लिए महसूस करती हो वह शायद सही हो और सच्चा हो, और वह तुम्हारे लायक नहीं है। उसने तुम्हें फंसाया है पैसों के लिए। जब उसे यह एहसास हुआ कि तुम अपना सब कुछ शायद छोड़ दोगी तो वह भाग गया। नहीं, उसने मुझसे वादा किया था कि मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और हम दोनों मिलकर बिना प्रजापति के पैसों और ताकत के अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। उसने झूठ कहा था और हो सकता है कि उस वक्त झूठ ना कहा हो, लेकिन जब जान मुसीबत आई तो वह अपने वादे पर टिक नहीं पाया। आपने क्या किया है राघव के साथ? ज़्यादा कुछ नहीं, पर जितना भी किया है 5 कोरे पड़ने के बाद ही वह अपनी आज़ादी की भीख मांगने लगा। और उसने एक वादा भी किया है। उसने मुझसे कहा है कि वह कभी भी प्रजापति की ज़मीन पर दोबारा कदम नहीं रखेगा। आप झूठ बोल रही हैं। आपने उसे मरवा दिया ना? सविता घबराने लगी।
मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम खुद उससे बात कर लो, नीलाम्बरी ने शांत भाव से कहा। फिर अपनी एक नौकरानी को बोलकर फ़ोन मंगवाया। नौकरानी ने नंबर डायल किया और जब घंटी बजने लगी तो सविता को फ़ोन पकड़ा दिया। सविता ने एक जानी पहचानी आवाज़ सुनी। हेलो राघव। सविता ने एक राहत भरी सांस ली, उसकी आवाज़ सुनकर कि वह जिंदा है। सविता, राघव तुम ठीक तो हो ना? इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त शहर में हूँ। प्लीज़ तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ और मुझे भी ले जाओ अपने साथ। राघव, मेरी बुआ ने कहा है कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो वह मुझे जाने देंगी। मैंने सब कुछ सोच लिया है। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो सविता, मैं नहीं आ सकता। मैं उस भयानक और ख़तरनाक जगह दोबारा जाकर अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकता। राघव ने सविता की बात बीच में काटते हुए कहा। राघव, यह क्या कह रहे हो तुम? सविता की घबराहट अब बढ़ने लगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने वादे पर टिक नहीं पाया कि हम यहाँ से भागकर एक साथ नई दुनिया बसाएंगे। मैं नहीं कर सकता। पर राघव, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो ना कि मैं। सॉरी सविता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। राघव प्लीज़, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि तुम्हें कुछ ना हो जब तुम मुझे लेने आओगे। प्लीज़ एक बार तो सुनो। आई एम सॉरी। राघव कॉल काट चुका था। सविता ने रिडायल का बटन दबाया, पर फ़ोन स्विच ऑफ का मैसेज आने लगा। वह बार बार रिडायल का बटन दबा रही थी, लेकिन राघव ने फ़ोन ऑफ कर दिया था। सविता फ़ोन को खाली आंखों से देख रही थी। यह सब सुनकर उसे सदमा सा लगा था। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, नीलाम्बरी ने प्यार से कहा। उसकी आवाज़ में पछतावे झलक रहा था। प्यार के मामले में आदमियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तुमने उसे सब कुछ दिया, अपना प्यार, अपना मन, जो भी तुम्हारे पास है, पर उसने क्या किया? वह तुम्हें बुरे वक्त पर अकेला छोड़ गया। सविता अभी भी शोक में थी। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उस लड़के को मुश्किल से ही 5 कोड़े पड़े थे कि वह अपनी ज़िंदगी की भीख मांगने लगा कि वह तुम्हें छोड़ देगा। मैं यह मानती हूँ कि मैंने उसे तुम्हें छोड़ने के बदले पैसे देने का प्रस्ताव रखा था, पर अगर वह तुम्हें सच में प्यार करता तो वह प्रस्ताव ठुकरा देता और पैसे कभी नहीं लेता, जैसे तुमने किया। अभी सविता नीलाम्बरी को खाली आंखों से देख रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब और कैसे उसे वापस उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। पर उस रात और आगे की रातों में जब भी वह अपने बेड पर लेटती थी तो उसे अपनी हार का एहसास होता था कि वह यहाँ से, इस नर्क भरी जिंदगी से भाग नहीं पाई। उसकी बुआ एक बात पर तो सही थी कि सविता कभी हार नहीं मानेगी। उसके बाद 6 महीने तक सविता ने कम से कम 20 बार भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी जाती और फिर टॉर्चर सहती। आखिरकार 6 महीने बाद थक हार कर उसने भागने की जिद छोड़ दी। सविता उन यादों से निकलकर वर्तमान में आ जाती है। सविता ने याद किया कि कैसे वह बचने के अपने आखिरी प्रयास के बाद बहुत लंबे समय तक सदमे और हार की स्थिति में रही थी, और फिर 1 साल बाद वह अपने सदमे से उभरने लगी और अपने दिल को पत्थर जैसा कठोर बना लिया। उसने अपनी बुआ का दिया हुआ प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि वह उस प्रजापति का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार करेगी। उसने तय कर लिया था कि इस हिंसक, नीरस जीवन से बचने की कोशिश करने के बजाय वह इसे पूरी तरह से गले लगाएगी और जीत कर ही अब बाहर निकलेगी, जो उसने किया भी। उसने अपने खुद के नियम बनाना शुरू कर दिए। सविता को पता था कि अगर उसे इस नर्क में जीना है तो कौन सा रास्ता चुनना होगा। उसे अपने पिता के साथ कुछ ही यादें थी। उसके पिता हर्षवर्धन प्रजापति को जब मार दिया गया था तब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसे यह याद था कि जब वह अपने पिता को देखती थी तो दौड़कर उनके पास चली जाती थी। उसके पिता हमेशा मुस्कुराते हुए खुशी से उसे अपनी बाहों में उठाते थे और हवा में ऊपर ले जाते हुए उछालते थे, और वह खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। वह हमेशा उसके लिए कोई तोहफा और खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते थे। वह हमेशा कोशिश करते थे उसके साथ अच्छा वक्त बिताने की। एक बात सविता को अच्छे से याद थी कि कैसे उसके पिता एक बात उसे हमेशा सिखाते थे कि निडर योद्धा एक बार मरता है और एक डरपोक 1000 बार मरता है। जब उसे आखिरी बार पकड़ा गया था और उसे वापस प्रजापति मेंशन में लाया गया था, तब 1 साल तक उसे यह लगता रहा था कि वह 1000 बार मरी थी। जैसे जैसे समय बीता, मौत से उसका डर खत्म हो गया। वह जानती थी कि वह एक खतरनाक जिंदगी जी रही है जहाँ कभी भी उसे मरवा दिया जा सकता है, पर जब भी उसे मौत आए तो वह एक योद्धा की तरह ही यहाँ से जाए। अपनी ट्रेनिंग के दौरान और जब उसने प्रजापति एस्टेट की भागदौड़ संभाली
तो उसने उन सभी को नौकरी से निकाल दिया जिन लोगों ने उसका अपमान किया था और उसके खिलाफ गए थे। वह अपनी इच्छा से ही नहीं बल्कि बेरहमी से भी लोगों पर हुक्म चलाने लगी। अंत में सब उससे डरने लगे और इज्जत भी करने लगे थे। उसने अपने आप को क्रूर आदमियों से घेर लिया जो बिना उससे सवाल किए उसके आदेशों का पालन करते थे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितने ही अच्छे बुरे काम किए थे इस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पर वह कभी भी देव सिंघम को माफ नहीं कर सकती थी। उसके विश्वासघात के कारण ही तो उसने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी थी। उसकी उस एक गलती के लिए वह उसे बर्बाद करना चाहती थी। जब भी वह उसके सामने आता था उसका गुस्सा बढ़ जाता, क्योंकि देव की उसके लोग बहुत इज्जत करते थे, सिर्फ उसके एस्टेट में ही नहीं बल्कि शहर के बाहर। और यह बात सविता को और ज़्यादा गुस्सा दिलाती थी। अब अगले आने वाले कुछ महीने सविता के लिए मुश्किल भरे होने वाले थे। सविता को पूरा शक था कि कहीं उसके साथ काम करते हुए जिससे वह सबसे ज़्यादा नफरत करती है उसे वह कोई गंभीर नुकसान ना पहुंचा दे या मार ही न डाले। हमें उसके बारे में पता चल गया है। उसका नाम सैमुअल मैथ्यू है। लाउड स्पीकर पर बात करते हुए अभय सिंघम की आवाज़ आ रही थी। दूसरी ओर से अच्छा, पर क्या यह पता चला कि वह कहाँ भागा था? देव ने अपने बड़े भाई अभय से फ़ोन पर बात करते हुए पूछा। अभी नहीं देव, पर हम जल्दी ही पता लगा लेंगे, अभय ने जवाब दिया। अभय और उसकी पत्नी अनिका अभी भी फ्रांसिस्को में ही थे, उस लापता आदमी का पता लगाने के लिए। तुम्हें लगभग वहाँ 2 हफ्ते हो चुके हैं। अभय देव की आवाज़ में झुंझलाहट थी। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है अभय, मुझे वह आदमी चाहिए, बस चाहिए। उससे मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। देव को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि राइडू, जो उसके पेरेंट्स के साथ ही उस मंदिर कांड में मर गया था, वह अभी भी जिंदा है। राइडू ना ही सिर्फ उसकी माँ का पर्सनल बॉडीगार्ड था बल्कि उसके पिता का अच्छा दोस्त भी था। अभय ने 2 हफ्ते पहले राइडू को देखा था। तभी से देव और अभय उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इतने सालों से बचकर छुप रहा था। हमारा आदमी हर मुमकिन कोशिश कर रहा है उसका पता लगाने के लिए देव, अभय ने कहा। देव जानता था कि अभय सही कह रहा है, क्योंकि देव ने भी एक खुफिया जासूस लगा दिया था राइडू के पीछे, और उसने रिंगटन की कई तस्वीर ली थी जिसमें अभय राइडू का पीछा करते हुए भी एक तस्वीर थी जिसमें राइडू एक टैक्सी में बैठकर चला जाता है और वह उस टैक्सी का नंबर भी नोट करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश वह टैक्सी एक पब्लिक प्लेस पर रुकती है और उस भीड़ में राइडू गायब हो जाता है। पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वजह से कैमरे में राइडू की तस्वीर खींचती है। उसे राइडू की पहचान पता चल जाती है। हम जानते हैं राइडू कहाँ काम करता है और कहाँ रहता है, जिससे हम उसके बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं कि वह कहाँ जा सकता है। अभय ने आगे कहा, ठीक है, मैं अपने आदमियों को कहता हूँ कि वह नई टेक्नोलॉजी से यह पता लगाए कि वह वेश बदलने के बाद कैसा दिख सकता है, और फिर पिक्चर्स प्रिंट कराकर तुम्हें भेजता हूँ। उन्होंने कुछ पुरानी पिक्चर्स भी मुझे भेजी है, देव ने कहा। कुछ देर चुप रहने के बाद अभय ने देव से पूछा, क्या तुमने वह कंपनी खरीद ली? यस, मैंने खरीद ली है और कल ही सारे पेपर वर्क पूरे कर लिए हैं, क्योंकि मुझे बाद में कोई बखेरा नहीं चाहिए, प्राइवेसी इश्यूज की वजह से, देव ने जवाब दिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू, लेकिन मुझे नहीं पता कि इतना सब करने के बाद भी क्या हम जल्दी से जल्दी राइडू को पकड़ पाएंगे या नहीं। हम जरूर उसे ढूंढ लेंगे, अभय आत्मविश्वास से कहा। देव भी अभय की तरह ही कॉन्फिडेंट था, लेकिन उसकी तरह धैर्य उसमें नहीं था। मैंने कहा है अपनी इन्वेस्टिगेटिंग टीम से राइडू की बैंक डिटेल्स और क्रेडिट कार्ड की भी जांच करे, शायद उससे हमें कोई क्लू मिल जाए। हाँ, वह काम पहले ही कर रहे हैं, देव ने कहा। मालिनी की खोज का क्या हुआ? अभय ने कहा। जहाँ तक मुझे लगता है उसने अपने पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे यह भी नहीं पता कि वह जिंदा है। मैंने उसके कमरे की अच्छे से तलाशी करवाई थी, कुछ नहीं मिला। उसके बैंक अकाउंट से भी कुछ पता नहीं लगा। सिंघम एस्टेट के देवे चेक्स के अलावा कभी कोई पैसा उसके अकाउंट में नहीं जमा करवाया गया है। हाँ, अनिका ने अपने दबे हुए स्वर में कहा। अनिका कैसी है? देव ने कहा। कुछ दिनों पहले ही अभय और अनिका ने उसे फ़ोन करके आने वाली खुशखबरी के बारे में बताया था कि वह चाचा बनने वाला है। अनिका बहुत ही खुश थी और देव उसे चिढ़ा रहा था कि अभय को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं मेरी ही तरह वह नन्हा भी दुबला पतला नहीं पैदा हो। जिस पर अनिका खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। फिर तो वह जरूर ही दुबला पतला पैदा होगा। देव बहुत खुश था उन दोनों के लिए।
वह दोनों से ही बहुत प्यार करता था। आखिर बस यही दोनों तो रह गए थे उनके परिवार के नाम पर। अनिका ठीक है, अपने परिवार को बहुत याद करती है। जब हम वापस आएंगे तो बच्चे के जन्म से पहले सबको बुलाएंगे, अभय ने जवाब दिया। दैट्स गुड। तुम्हें पता है, दोनों परिवार के लोग पागल हो जाएंगे प्रजापति और सिंघम के होने वाले वंश की खुशखबरी सुनकर। हाँ, तुम सही कह रहे हो। जब हम वापस आएंगे तब सबको बता देंगे। फिर कुछ देर रुककर अभय ने आगे कहा, यह तीसरी पीढ़ी होगी। मुझे डर है कि कहीं यह दुश्मनी तीसरी पीढ़ी तक भी ना पहुंच जाए। वह तो होगा ही, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं रुका हुआ हूँ, वरना कब का मैं उन प्रजापतियों को अपनी तरीके से सबक सिखा चुका होता। हाँ, तुम्हारा तरीका क्या है मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। सबको एक बार में ही जान से मार डालो, यह कोई समस्या का हल नहीं है। देव भी समझता था कि ज़्यादातर अभय सही ही होता है। क्या सेनानीस फिर कोई परेशानी खड़ी कर रहे हैं? साइट पर अभय ने आगे पूछा। हाँ, लेकिन हमारे पास बहुत से आदमी हैं और प्रजापति भी पूरा साथ दे रहे हैं बाउंड्री पर दीवार खड़ी करने के लिए, क्योंकि सुरक्षा के तहत बहुत जरूरी है। अनिच्छा से ही सही देव भी मानने लगा था कि सिंघम के लोगों की तरह ही प्रजापति के लोग भी कुशल और सक्षम हैं। सिंघम और प्रजापति ने मिलकर सेनानी के सभी वार विफल कर दिए थे। बहुत अच्छा। और बाकी का काम कैसा चल रहा है? सब सही से तो है ना? आई होप सब सही से चल रहा हो, अभय ने पूछा। सब सही चल रहा है, देव ने ज़्यादा जवाब ना देते हुए बस इतना ही कहा। जब देव ने ज़्यादा कुछ जवाब नहीं दिया तो अभय ने फिर पूछा, ठीक है बताओ देव, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ सविता के साथ काम करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देव बोलने में बहुत असहाय महसूस कर रहा था। उसने कोशिश करते हुए आगे कहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी मॉम के कातिल की बेटी के साथ ठीक से काम करने की। देव, अभय चेतावनी देते हुए आवाज में कहा। जब देव ने कुछ नहीं कहा तो अभय बोला, देव, तुमसे कितनी बार कहा है कि सविता प्रजापति अब हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे लोगों के लिए यह बिल्कुल ठीक है। और अगर इतनी ही नफरत है तुम्हें उससे क्योंकि वह हमारी माँ के खूनी की बेटी है, तो अनिका का क्या? वह भी तो उसी परिवार से है। उसके साथ तो तुम शुरू से ही अच्छे से बर्ताव करते हो, हंस हंस कर बात करते हो। अनिका की बात अलग है। उसने कभी भी मेरे खिलाफ कोई चाकू या गन नहीं उठाए। वह तो लोगों की मदद करती है। देव की आवाज़ में अनिका के लिए तरफदारी थी। वह इसलिए देव, क्योंकि उसकी परवरिश अलग तरीके से हुई है। उसने कभी भी सविता की तरह चाकू या बंदूक नहीं छुआ तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने उसे उकसाया भी तो नहीं ना, जैसे तुम सविता के साथ करते हो। अब देव को इन बातों से चिढ़ होने लगी थी। हम यह बात यही ख़त्म करते हैं। अभय, रात के 2 बज रहे हैं। हाँ, और मैं बहुत थक गया हूँ, नींद आ रही है। बाद में बात करता हूँ तुमसे सुबह। उधर से कुछ पल के लिए शांति बन गई। ना देव ने आगे कहा, ना अभय ने कोई जवाब दिया। इसी तरह कुछ पल बीत जाने के बाद अभय बोला, ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट, और फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन काटने के बाद देव अपने फ़ोन को घूर रहा था। वह जानता था कि अभय उसकी बहुत चिंता करता है। अभय गिने चुने लोगों में से एक था जो देव के बारे में सब कुछ जानता था, अच्छा भी और बुरा भी। अभय के सामने वह जो भी मन में आता बोलता था, कोई बनावटी या मिलावटी नहीं। और एक अभय ही था जो देव को संभाल सकता था, उसे रोक सकता था, उसके गुस्से को दबाकर रख सकता था। देव बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। वह नहीं चाहता था कि वह अभय को इन बातों में इन्वॉल्व करे कि उसका छोटा भाई अभी भी खानदानी दुश्मनी के पीछे पड़ा हुआ है। वह भी तब जब उसे संभालने के लिए अभय यहाँ नहीं है। वह नहीं चाहता था कि उसका भाई उसकी इतनी चिंता करे, वह भी जब उसकी खुद की लाइफ में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। वह चाहता था कि अभय अपने बाप बने की खुशी को एंजॉय करे अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ, ना कि उसके लिए परेशान होता रहे। देव जानता था कि अभय हमेशा सोचता है कि उसका छोटा भाई हिंसक है, क्योंकि उसने कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। देव ने अपने बड़े भाई से एक ऐसा रहस्य छुपाया था जिसके बारे में केवल उसकी दादी देवसेना को ही पता था। वह वजह ही एकमात्र वजह थी देव का हिंसक होने के लिए। देव को अपने सामने अपनी बीते हुए कल में उसके माता पिता की मौत के वक्त जो भी घटनाएं घटी थी याद आने लगी। उस जलती हुई राख की गंध महसूस होने लगी। इससे पहले कि उसकी आंखों में और गुस्सा उतरता, उसने अपना सिर झटका और उन बातों को याद करने लगा जो अभी उसने अभय के साथ की थी। देव याद करने लगा कि अभय ने उससे कहा था कि वह अपने माता पिता के खून का बदला सविता से क्यों ले रहा है।
उसने तो कुछ नहीं किया, कसूरवार तो सविता के पिता थे जो अब मर चुके हैं, तो बदला बेटी से क्यों? पर बहुत कोशिश करने के बाद भी वह सविता से अपनी नफरत को कम नहीं कर पा रहा था। और ऐसा नहीं था कि सविता उसे माफ़ करना चाहती थी, वह भी उससे नफरत ही करती थी। वह इस बात से बहुत परेशान था कि ज़्यादातर लड़ाइयों में सविता ही जीतती थी, और जब भी वह दोनों आमने सामने होते थे तो हर बार तो उससे बचकर निकल जाती थी, और देव उसका कुछ ज़्यादा बुरा नहीं कर पाता था। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।